हम लोग इस चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी में बाबू हम लोग न्यूटन साहब के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे वहीं से। ठीक है, जो वैज्ञानिक इतना ज्यादा लाइटेड थे, इतने महान वैज्ञानिक थे, इतना ज्यादा उनका ब्रेन डेवलप था। ठीक है, उस वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रकाशिकी के बारे में बाबू, ये तरंग प्रकाशिकी जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम पड़ा है तरंग प्रकाशिकी। इसका मतलब ही है इसमें प्रकाश के तरंग बिहेवियर के बारे में हम लोग तरंग गुण के बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ तरंग से संबंधित, तरंग पर आधारित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो व्यतिकरण हो, विवर्तन हो या ध्रुवण हो, इन सब की व्याख्या आपको इसके तरंग गुण से ही होता है। परिभाषा भी मैंने आपको लिखवाया था, परिभाषा बताया था कि तरंग प्रकाशिकी में हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग बिहेवियर के आधार पर, तरंग गुण के आधार पर, तरंग व्यवहार के आधार पर ही करते हैं। और आगे भेंट होगा आपको इसमें, ये सारी घटनाएं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या होगी डिटेल इस चैप्टर में। हाँ, समझने वाली बात यह है, शुरुआत होती है कहानी बाबू न्यूटन साहब से। न्यूटन से भी पहले यदि देखा जाए कुछ समय के लिए, तो एक वैज्ञानिक थे दकार्ते। उस वैज्ञानिक का नाम हम बता रहे हैं बाबू, दकार्ते। इन्होंने 1637 ईस्वी में इन्होंने अपना कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था, प्रकाश से संबंधित कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। और थोड़ा बहुत उसके बारे में जो उनको जानकारी थी या प्रयोग के आधार पर, जैसे भी हो उनको जानकारी प्राप्त हुई, अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने बोला था कि प्रकाश जो है, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो कण है वो सभी दिशाओं में निकलते रहते हैं, है ना, सभी संभव दिशाओं में निकलते रहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था, कॉन्सेप्ट में अपना कणिका मॉडल में भी कहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम नहीं बल्कि अधिक होती है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं आज कि सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वही जो है कम होती है और विरल माध्यम में ज्यादा होती है। सघन के सापेक्ष विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ज्यादा होती है। पढ़े ना आप लोग? बोलो, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए। लेकिन दकार्ते ने जो है बाबू कॉन्सेप्ट जो दिया था कणिका मॉडल, सबसे पहले दकार्ते का ही कणिका मॉडल था वो। उस कणिका मॉडल में बताया गया था कि प्रकाश की चाल सघन में ही ज्यादा, उल्टा बोला गया था, सघन में ही ज्यादा और विरल माध्यम में कम होता है, जो कि गलत था, पूरी तरह से गलत था। ठीक है, दकार्ते ने अपने अनुभव के आधार पर उनको ये बताया था, उन्होंने ये चीज। आगे चलकर न्यूटन साहब आए बाबू, और इन्होंने 1875 में इसकी और विस्तृत व्याख्या की, कणिका मॉडल का, प्रकाश की कणिका मॉडल की और विस्तृत व्याख्या की। उनका एक किताब है न्यूटन साहब का ऑप्टिक्स, किताब का नाम है न्यूटन साहब का ऑप्टिक्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रकाशिकी का इंग्लिश लिखे थे ऑप्टिक्स नाम से किताब भी न्यूटन साहब का है। और उसी में इन्होंने कणिका मॉडल का भी जो है उन्होंने क्या किया है, स्थान दिया है। देखो बाबू, हम लोग इनके महानता को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे और बहुत समझिए कि ब्रेन वाले थे, बहुत ज्यादा ब्रेन का विकसित था। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक भी यदि है तो सबका सब चीज कॉन्सेप्ट जो है सही ही देगा। समझो बात, आने वाले समय में उसको झुठलाया भी जा सकता है। लेकिन देखिए, आप खुद एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपको बताया था गलत तो नहीं है उनका, न्यूटन साहब का जो कॉन्सेप्ट जितना भी उन्होंने दिया है, यदि गलत होता तो फिजिक्स इतना डेवलप कैसे होता बाबू। हाँ, एक बाउंड्री डिसाइड करने वाला एक वैज्ञानिक आया था, उस वैज्ञानिक का नाम हमने बताया था आइंस्टीन। उन्होंने कहा कि न्यूटन साहब आपका फिजिक्स यहीं तक सही है, इसके बाद का जो है क्वांटम फिजिक्स जब शुरू होता है, हायर फिजिक्स जब शुरू होता है बाबू, वहां पर न्यूटन का कॉन्सेप्ट जो है या न्यूटन का फिजिक्स नहीं लगता। इसलिए इस फिजिक्स का नाम दे दिया था क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। और जो एडवांस फिजिक्स जो पढ़ते हैं, क्वांटम भौतिकी, उसमें बाबू हम लोग आइंस्टीन साहब का जो है सारा थ्योरी आपको उसी में मिलेगा, जिसमें आप पढ़ते हैं आइंस्टीन साहब का बाबू E=mc²। ठीक है, उनका सापेक्षवाद का सिद्धांत सब जो है वह उसी से संबंध रखता है, क्वांटम भौतिकी से संबंध रखता है। लेकिन वहां पर न्यूटन का फिजिक्स बाबू काम नहीं करता। समझो बात, न्यूटन का फिजिक्स का एक एजम्पशन है कि यहीं तक आपका बाउंड्री यहां तक सही है। ठीक है, और भाई न्यूटन ने जो है प्रकाश से संबंधित कणिका मॉडल का विस्तृत व्याख्या किया, लेकिन
उनका ये कणिका मॉडल भी गलत था। समझे बात, ये व्याख्या भी उनका गलत था। अब क्या व्याख्या था उस चीज को आप सुनिए ध्यान से। न्यूटन ने पहले कहा, प्रकाश के बारे में कहा कि किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारे कण लगातार विभिन्न दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में निकलते रहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारे कण, ठीक है, विभिन्न बहुत सारे कण जो है लगातार विभिन्न दिशाओं में निकलते रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कणिका मॉडल में, जो कि ये गलत है। यदि ऐसा होगा, किसी प्रकाश स्रोत से कण के रूप में जो है ना, कण के रूप में लगातार निकलते रहेगा, तो बाबू वो पूरी तरह से एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यदि कण के रूप में बाहर लगातार निकलते रहे तो ठीक है, एक दिन क्या होगा, वो प्रकाश स्रोत जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा वो गलत था। दूसरा सुनिए, उन्होंने कहा कि किसी समांगी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम का घनत्व एक समान हो, उस माध्यम में ये जो कण निकल रहे हैं किसी प्रकाश स्रोत से, वो सब एक ही चाल से चलते हैं या गति करते हैं, है ना। उनके पास गतिज ऊर्जा होता है और एक ही चाल से चलते हैं। ठीक है, सही बात है कि प्रकाश की चाल जो है एक समांगी माध्यम में एक समान होता है, लेकिन कण के रूप में नहीं कि प्रकाश स्रोत जो है कण छोड़ रहा है और कणवा का सब चाल जो है एक समान हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने तीसरी बात कही कि जो कण का जो चाल है वो प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल जितनी होती है उतनी ही चाल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कण वगैरह कुछ नहीं चलता वहां पे। जो प्रकाश स्रोत से जो कण निकलते हैं उसका यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चौथी बात उन्होंने कही कि जब प्रकाश से निकलने वाले जो ये कण हैं, प्रकाश स्रोत से निकलने वाले जो कण हैं, किसी दो माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर जब आपतित होती हैं तो इन पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। इन्होंने कह दिया कि जब परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तब उस पर प्रतिकर्षण बल, और जब अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो आकर्षण बल। ठीक है, जो कि अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये विरोधाभास पैदा कर रहा है, ये सही नहीं है। यदि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है तो ठीक है, ये आप आकर्षण भी कर रहे हैं और प्रतिकर्षण भी कर रहे हैं, दोनों चीज कैसे हो जाएगा, आकर्षण भी कर रहे हैं और प्रतिकर्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब परावर्तन होता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है और जब अपवर्तन होता है तो आकर्षण बल लगता है। ये भी कॉन्सेप्ट अपने आप में विरोधाभास पैदा करता है। तो इन सब चीजों के चलते जो है बाबू, हालांकि न्यूटन साहब की महानता इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा लाइटेड थे वो, कि उनके कणिका मॉडल को जो है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला जल्दी कोई नहीं मिला। समझे बात। हाइगेंस का आप लोग नाम सुने होंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 12th एग्जाम में आपको पूछा है। हाइगेंस साहब ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा नहीं, कणिका, उन्होंने कण वगैरह की कोई कल्पना नहीं की, कण वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये अनुमान के आधार पर सब न्यूटन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि गलत हुआ आगे चलकर। समझो बात। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचित होता है, प्रकाश एक तरंग है और यही तरंग के रूप में इसका संचरण होता है। ठीक है, ये सही था इनका, हाइगेंस का और न्यूटन साहब का। लेकिन कणिका मॉडल जो है बाबू, और ये जो है बाद में इसको त्यागा गया, बहुत लंबे समय के बाद इसको त्यागा गया, तुरंत नहीं, क्योंकि इस पर जल्दी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना सब लोगों को बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा वैज्ञानिक बोल रहा है। समझे बात। तो देखो अब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। हाइगेंस ने कहा कि नहीं, प्रकाश स्रोत से कोई कण फण नहीं निकलता, इस तरह से नहीं निकलता है। ठीक है, कण वगैरह नहीं निकलता। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है और तरंग के रूप में ही संचित होता है। अब यहां से सवाल फिर से उठा, सवाल ये उठा बाबू कि प्रकाश जब एक तरंग है तो लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन था, मिथ्या एक बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था बाबू, ये सिद्धांत दिमाग में घुसा हुआ था कि तरंग को संतृप्त होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, बिना माध्यम का तरंग संचित नहीं हो सकता है। हाँ, ये लोग जानते थे कि ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि के बारे में सब लोग जानते थे कि ध्वनि एक तरंग है। उसके संचरण के लिए हम जानते हैं ना बाबू, बिना माध्यम का ध्वनि संचित नहीं हो सकता। ध्वनि एक तरंग है और बिना माध्यम का वो संचरित नहीं हो सकता। क्लियर है। जैसे हम लोग मान लीजिए बाबू, हम जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, मेरी आवाज जो आपके पास पहुंच रही है उसके पीछे मात्र एक ही कारण है, वो है हमारे और आपके बीच में हवा।
ठीक है, इस मोबाइल और हमारे बीच में जो हवा है, हवा ही एक माध्यम है और इसी माध्यम के सहारे आपको क्या हो रहा है, आवाज आपको पहुंच रही है। आप क्या कीजिएगा कि आपके पास कोई अलार्म घड़ी होगा, जो बजने वाला घड़ी होगा, ये तो सिंपल आप सस्ता मिलता है मार्केट से, लेकर आइएगा। उसको क्या करना बाबू कि बक्से में जो है, बक्से में पूरी तरह से बंद कर देना। यदि आपके पास ये भी व्यवस्था यदि हो जाए, कोई वैक्यूम पंप, निर्वात पंप हो जाए, मिल जाए, और उसको क्या करें आप, निर्वात पंप से अंदर की हवा को बाहर निकाल दें, बक्से के अंदर की जो हवा है उसको बाहर निकाल दें, बक्सा पूरी तरह से खाली हो जाए, कोई माध्यम नहीं रहे, अंदर में अलार्म घड़ी को अब बजने दीजिए। वो जो बजेगा बाहर आपको आवाज नहीं आएगी। कब? जब अंदर में कोई माध्यम नहीं हो तब, हवा भी नहीं हो तब। समझे बात? ऐसे तो बहुत कम ही आपको मान के चलिए बजता भी होगा तो बहुत कम ही बजता होगा, न के बराबर, ठीक है। लेकिन यदि आप एक और काम करें कि हवा भी बाहर से एकदम अंदर से निकल जाए, बाहर कर दीजिए सारे हवा को वैक्यूम पंप की सहायता से, निर्वात पंप की सहायता से, तब आप बजा कर देखिए उसको, आपको नहीं आवाज सुनाई देगी, क्योंकि उसके बीच और आपके बीच जो माध्यम है हवा था, वो आप हवा को हटा दिए, इसलिए वो ध्वनि संचित होकर आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, पहली बार आप जानते होंगे 1969 की बात है। उस समय बाबू अमेरिका के दो वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन आल्ड्रिन, ये दोनों जो है चंद्रमा की धरातल पर कदम रखे थे। सबसे पहले कदम रखने वाले यही दो वैज्ञानिक थे चंद्रमा की धरातल पर। और जब कदम रखकर कुछ बातचीत करने का जब प्रयास किया उन्होंने, तो बातचीत करने में सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर मैंने पहले भी पढ़ाया था 11th क्लास में, ये कोई वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वायु काहे को रहेगा भाई? जब वायुमंडल है ही नहीं तो वायु क्यों रहेगा? और जब वायु रहेगा ही नहीं, हम जो बोल रहे हैं वायु के माध्यम से आप हमसे सुनते हैं, या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आवाज पहुंचती है, माध्यम चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो है ही नहीं वहां पर कोई माध्यम, तो माध्यम है ही नहीं, वायु है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, तो कुछ भी आप बोलिए, खाली मुंह चलाइएगा। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग से आप मुंह चला रहे थे, खाना खइल, ठीक है, ये भूख लागल बा, तो उधर से बोल रहे थे एडविन आल्ड्रिन कि वो चला रहे थे। ठीक है, मुंह चला रहे, तो अभी क्या पूछ रहा है, क्या मुंह चला रहा है भाई? मतलब सिर्फ मुंह चला रहे हैं आप, जो मुंह से जो ध्वनि निकल रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब माध्यम चाहिए उसके लिए। तो ध्वनि के बारे में सबको पता था कि बिना माध्यम का ये संचरित नहीं होता। अब प्रकाश के बारे में सवाल ये उठने लगा कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश जब तरंग रहेगा, इसमें कंफ्यूजन था लोगों को, है ना, बहुत दिन तक लंबा कंफ्यूजन बना रहा। वो दिमाग में ये कंफ्यूजन बना रहा वो कि यदि एक तरंग है तो जहां से ये चलकर आता है वो निर्वात से चलकर आता है, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता। सूरज का जो प्रकाश है, सूरज के प्रकाश की यदि हम बात करें तो प्रकाश बाबू बताइए कितना लंबा दूरी तय करके आता है, तो लंबे दूरी में कितना, बहुत अधिक भाग जो है निर्वात ही होता है। निर्वात से चलकर आता है प्रकाश, और तब जाके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। वो तो बाद की बात है, वायुमंडल ऐसा थोड़े है कि पूरा सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है पूरा वायुमंडल ही भरा हुआ है, नहीं ना, वायुमंडल की तो निश्चित ऊंचाई है। उसके बाद का जो क्षेत्र है सब स्पेस है जो, ठीक है, वो सब निर्वात है, जहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। वायुमंडल का अपना एक सीमा है कि हमें इतना किलोमीटर तक हम जाइएगा तो आपको वायुमंडल मिलेगा। उसके बाद आपको ऑक्सीजन की कमी, इसीलिए ना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो है ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपना ऑक्सीजन उनके साथ रहता है। ठीक है, तो है ही नहीं, ऊपर वायु है ही नहीं, आपको तो कहां से मिलेगा? तो जो निर्वात है बाबू, उस निर्वात से चलकर प्रकाश आया ना आपके पास, निर्वात लंबा दूरी तय करके निर्वात में प्रकाश पहुंचता है आपकी पृथ्वी के वायुमंडल में, तो निर्वातवा में भी चला, वो निर्वात में भी चला, जबकि ध्वनि नहीं चलता है। ध्वनि एक तरंग है, तो तरंग के बारे में दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था कि उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम का तरंग संचरित नहीं होता। तो जल्दी तैयार नहीं होते थे सब, हाइगेंस के सिद्धांत को मानने के लिए जल्दी तैयार होते नहीं थे। समझे बात? तरंग सिद्धांत जब इन्होंने दिया कि नहीं प्रकाश एक तरंग है, तो तरंग के बारे में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था कि तरंग यदि होता, तरंग ये होगा तो भाई इसको माध्यम चाहिए। बिना माध्यम में कहता है कि चल रास्ता में कुछ नहीं है, हम जब आ रहे हैं रुको, आ रहे हैं, हम पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच रहे हैं, एकदम खाली स्थान से होके आता है,
जहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब निर्वात है, माध्यम है ही नहीं। सवाल उठता है अपने आप में, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास तो उठेगा ही, दिमाग में प्रश्न तो उठेंगे ही भाई, ऐसा कैसे। ठीक है, तो उस समय चूंकि उतना ज्यादा इसके बारे में सब जानकारी थी नहीं। अब सवाल ये है, आने वाले समय में बाबू आपको फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें मैं बताऊंगा मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर किया मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल ने इस कंफ्यूजन को दूर किया था, वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। उन्होंने आपको कई समीकरणों की सहायता से विद्युत और चुंबकीय दोनों चीजों को उसके समीकरणों की सहायता से उन्हें जब सॉल्व किया उन समीकरणों को, तब उन्हें पता चला कि ये प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। बेसिक पॉइंट याद कीजिए मैंने बाबू, मैंने लिखवाया था आपको, जब प्रकाश का जब बेसिक पॉइंट मैंने पढ़ा रहा था मैं स्टार्टिंग में, उस समय आपको लिखवाया था कि प्रकाश परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, आप ढूंढिएगा बेसिक पॉइंट्स में तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। प्रकाश जो उत्पन्न होता है बाबू, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव के संयुक्त, चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है, देखिएगा उसको निकालकर। ठीक है, तो देखो बाबू, ये सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा कि तरंग है लेकिन कुछ अलग टाइप का तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक, और यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले किसने कहा? मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके, गणितीय समीकरणों को सॉल्व करके, हल करके एक अपना सेट तैयार किया था समीकरणों का। उसको हल करने के बाद उनको मिला कि यहां से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उनका जो चाल होता है, जो वैद्युत और चुंबकीय, परिवर्तनशील वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, उसकी जो चाल है प्रकाश की चाल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब ये प्रूफ हुआ कि प्रकाश एक अलग तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तब दिमाग से जो मिसकॉन्सेप्शन था, कंफ्यूजन बना हुआ था, वो सब निकल गया। ठीक है, कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन क्या था बाबू? जो मिस और कॉन्सेप्शन जो दिमाग में घुसा हुआ था, गलत कॉन्सेप्ट, गलत अवधारणा जो बनी हुई थी, वो क्या था? ये बनी हुई थी बाबू कि प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम चाहिए। यदि प्रकाश को तरंग मान रहे हैं तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम बताइए। ठीक है, माध्यम बताइए, इसका माध्यम क्या है? ये तो तीन निर्वात से भी चलकर आ जाता है। ठीक है, तो देखो बाबू, तो जल्दी जल्दी में जो है हाइगेंस ने जब प्रकाश के बारे में बोला कि ये तरंग है और इस तरंग गुण के आधार पर हम लोग सब परावर्तन, अपवर्तन सबकी व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने इसकी व्याख्या भी की परावर्तन अपवर्तन के बारे में। लेकिन जब माध्यम पर सवाल उठा कि जब ये तरंग है तो इसका माध्यम बताइए, तो जल्दी जल्दी में इन्होंने बता दिया, हाइगेंस साहब ने बता दिया कि इन्होंने कल्पना की कि जरूर कोई ईथर टाइप का कोई माध्यम होता होगा। समझे बात? उन्होंने कल्पना की कि कोई माध्यम होगा, ईथर टाइप का माध्यम होगा, और उसी माध्यम से होकर, उस माध्यम का द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, द्रव्यमानहीन होता है, और साथ में उसकी प्रत्यास्था, घनत्व और प्रत्यास्था की यदि बात की जाए, घनत्व भी बहुत कम होता है और प्रत्यास्था काफी उच्च होती है। ठीक है, उन्होंने कहा, अपने तरफ से कल्पना किया, ईथर जैसे माध्यम की कल्पना की कि इस माध्यम से ये द्रव्यमानहीन हो, ये माध्यम जो है द्रव्यमानहीन होता है और साथ में इसका घनत्व बहुत कम, और घनत्व बहुत कम और प्रत्यास्था बहुत ज्यादा होती है, और वहीं से प्रकाश चलकर आता है। जहां पर निर्वात की बात हो रही थी, उस निर्वात में उन्होंने कह दिया कि वहां पर ईथर जैसा माध्यम होता है। बाद में हालांकि ये जो काल्पनिक उनकी अवधारणा थी ये गलत साबित हुई। समझे बात? बाद में उन्होंने जो अपना सैद्धांतिक अवधारणा जो दिया था वो सही है। हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत आपको 12th एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तरंगाग्र वगैरह से संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिया था हाइगेंस ने, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो उन्होंने काल्पनिक अवधारणा अपना व्यक्त की
कि ईथर जैसा माध्यम होता है। जब सवाल उठाया गया कि भाई बताइए माध्यम, तरंग, प्रकाश यदि तरंग है तो माध्यम बताइए, तो माध्यम इन्होंने कल्पना कर लिया कि ईथर जैसा माध्यम होता है, द्रव्यमानहीन होता है, उसका घनत्व तो बहुत कम होता है और प्रत्यास्थता उसकी उच्च होती है और वहीं से प्रकाश चलकर आता है। समझे बात? तो इस तरह से जो है बाबू ये धीरे धीरे मिसकॉन्सेप्शन दिमाग से निकला। फिर 1801 में एक प्रयोग हुआ। 1801 में एक प्रयोग हुआ, ठीक है। इसी में मिलेंगे आपको यंग साहब, थॉमस यंग, उनका नाम था थॉमस यंग। ये जो वैज्ञानिक थे 1801 में इन्होंने व्यतिकरण से संबंधित एक प्रयोग किया। व्यतिकरण घटना मिलेगा आगे चलकर बाबू, उसकी व्याख्या होगी। और इस व्यतिकरण में क्या होता है, अलग अलग दो प्रकाश जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, दो अलग अलग प्रकाश तरंगों को या दो से अधिक भी ले सकते हैं। आपस में क्या होता है, इनका आपस में जब मिलन होता है तो वहां पर व्यतिकरण में आपको बताएंगे कि कहीं पर जो है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है तो कहीं पर तीव्रता घट जाती है ना। इस तरह की घटना होती है, उस घटना का नाम दिया गया था व्यतिकरण। और व्यतिकरण से संबंधित उन्होंने प्रयोग किया और पाया व्यतिकरण को सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के तरंग गुण से ही व्याख्या किया सकता है, बिना तरंग गुण का इसकी व्याख्या नहीं होता। ये तरंग गुण से ही व्याख्या होती है। ये भी सपोर्ट किया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को सपोर्ट कर दिया, इस बात को सपोर्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि प्रकाश एक तरंग है। पहले तो तरंग ही नहीं मान रहे थे इसको, कि तरंग मानेंगे तो भाई इसका माध्यम बताइए। समझे बात? माध्यम, बिना माध्यम कहीं कैसे दौड़ के आ जाता है वहां से, निर्वात से, ठीक है। तो ये तरंग के आधार पर ही जो है बाबू, तरंग गुण के आधार पर व्यतिकरण की व्याख्या होती है। अच्छा, उसके बाद आगे चलकर विवर्तन की व्याख्या हुई, इसका भी व्याख्या जो है तरंग आधार पर हुआ। उसके बाद आपको फ्रेजनल साहब जो हैं, एक वैज्ञानिक थे फ्रेजनल, इन्होंने ध्रुवण की व्याख्या की, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की बाबू। ये सब देखिएगा आप, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब प्रकाश के तरंग गुण के आधार पर ही व्याख्या होती है। हम लोग दूसरे गुण कणिका मॉडल के आधार पर कभी इसकी व्याख्या नहीं होती है। कणिका मॉडल जो है बाबू परावर्तन एवं अपवर्तन नियमों की भी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ। परावर्तन एवं अपवर्तन नियमों की जो घटना है, जो नियम पढ़े आप लोग, परावर्तन एवं अपवर्तन नियम, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया न्यूटन का जो है कणिका मॉडल जो था। समझे बात? साथ में ये व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जो बाद में जो खोज हुआ इसका, इन घटनाओं का, इसकी भी व्याख्या करने में कणिका मॉडल असफल रहा। समझे बात? इसमें तो कॉन्सेप्ट ही बता दिया गया था। न्यूटन ने भी कहा था बात कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है अधिक होती है। सघन में कहा दिया था इन्होंने बताया अपने कणिका मॉडल में कि सघन में जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है और विरल में ही होती है कम। ये उल्टा बोला गया था, कणिका मॉडल में बोला गया था। समझे बात? लेकिन आगे चलकर पता चला, आप लोगों को पढ़ाया गया है पहले ही पिछले चैप्टर में ही, कि जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है और विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है। पढ़े ना बाबू? बोलिए, समझ रहे बात? पढ़े हैं? अब लिखिए, भूमिका हम स्टार्ट कर रहे हैं। तब जो भी आपको दिमाग में समझाया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया, अब इस सब को समाहित करके हम एक भूमिका इंट्रोडक्शन बना रहे हैं और कल से हम लोग देखेंगे हाइगेंस का अपना जो है अलग से तरंग का सिद्धांत। भूमिका लिखिए पहले, इंट्रोडक्शन, भूमिका लिखिए। उसमें देखिए 1637 ईस्वी में 1637 ईस्वी में वैज्ञानिक दकार्ते ने प्रकाश से संबंधित सर फिर से बोल दीजिए। 1637 ईस्वी में एक वैज्ञानिक दकार्ते ने प्रकाश से संबंधित अपना कणिका मॉडल सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, जिसमें कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें यह तथ्य
प्रदान किया गया, जिसमें यह तथ्य प्रदान किया गया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सर एक बार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है, अधिक होती है। खड़ी पाई। आगे चलकर न्यूटन ने 1675 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे 1875 लिख दिए बाबू, 1675 लिखिएगा, 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में न्यूटन ने 1675 ईस्वी में प्रकाश की इस कणिका मॉडल की विस्तृत व्याख्या करके अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स, ठीक है बाबू, किताब था उनका न्यूटन साहब का ऑप्टिक्स, ठीक है, लिखिए ऑप्टिक्स। अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में जगह दी, अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में जगह दी, अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में जगह दी, ठीक है। इस प्रकार यह प्रकाश का कणिका मॉडल, प्रकाश के कणिका मॉडल न्यूटन के नाम से ही ज्यादा विख्यात हुआ, न्यूटन के नाम से ही ज्यादा विख्यात हुआ। क्लियर है? देखिए पैराग्राफ करके, प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार, पैराग्राफ लिखिएगा, प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से कण सभी संभव दिशाओं में लगातार निकलते रहते हैं, परंतु यदि ऐसा होगा तब कुछ समय के बाद
कुछ समय के बाद, चलिए लिखिए पैराग्राफ चेंज, इसमें लिखिए प्रकाश की इस कणिका मॉडल, प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार, प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार मॉडल न्यूटन के नाम से क्या लिखे बाबू? मॉडल न्यूटन के नाम से, नाम बस प्रख्यात हुआ या विख्यात हुआ नाम से। और पैराग्राफ चेंज करके लिखवा रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार, प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार, ऑडियो बंद कीजिए अपना। प्रकाश की इस कणिका मॉडल के अनुसार, कणिका मॉडल के अनुसार सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष, ऑडियो बंद, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है, अधिक होती है, परंतु अधिक होती है, परंतु प्रणाम सर। अरे तुम फोन बीच में क्यों कर देते हो यार, गजब है। देखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम के सापेक्ष अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, परंतु 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 आगे चलकर, आगे चलकर फोको ने, आगे चलकर फोको ने, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था फोको, आगे चलकर वैज्ञानिक फोको ने, फोको ने प्रयोग करके, प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया, प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि कणिका मॉडल का यह तथ्य, स्पष्ट कर दिया कि कणिका मॉडल का यह तथ्य गलत है, कणिका मॉडल का तथ्य गलत है। और आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल के सापेक्ष कम होती है, ठीक है, गलत है, कणिका मॉडल का यह तथ्य गलत है, ठीक है। खड़ी पाई कणिका मॉडल के अनुसार, फिर से लिखिए खड़ी पाई के बाद, कणिका मॉडल के अनुसार, कणिका मॉडल के अनुसार प्रकाश स्रोत से, कणिका मॉडल के अनुसार प्रकाश स्रोत से असंख्य कण, प्रकाश स्रोत से असंख्य कण, असंख्य कण सभी संभव दिशाओं में, प्रकाश स्रोत से असंख्य कण सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में निकलते हैं, परंतु परंतु निकलते हैं, परंतु यदि ऐसा होगा, परंतु यदि ऐसा होगा, ऐसा होगा तब प्रकाश स्रोत का, प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान, प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे घटता चला जाएगा, प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे घटता चला जाएगा,
प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे घटता चला जाएगा। घटता चला जाएगा। ठीक है बाबू। यदि कण लगातार निकल रहा है उससे, प्रकाश स्रोत से, तो इस समय ऐसा है कि द्रव्यमान धीरे धीरे उसका खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो द्रव्यमान धीरे धीरे घटते 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 शून्य तक पहुंच जाएगा जब लगातार कण उससे निकलेगा तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई प्रकाश स्रोत से उसका द्रव्यमान घटता है क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश स्रोत से लगातार जो प्रकाश निकल रहा है, क्या सूर्य देखिए, चाहे आप घर में जो लाइट जलाते हैं, क्या इससे जो प्रकाश निकलता है तो उसका द्रव्यमान जो है घटते चला जाता है? प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान नहीं घटता। ये अपने आप में कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा था। फिर लिखिए खड़ी पाई के बाद, कणिका मॉडल यह भी कहता है, कणिका मॉडल यह भी कहता है कि परावर्तन के समय, कणिका मॉडल यह भी कहता है कि परावर्तन के समय प्रकाश से निकलने वाले कण परावर्तक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल एवं अपवर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल, परावर्तक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल एवं अपवर्तक पृष्ठ पर आकर्षण बल महसूस करता है, आकर्षण बल महसूस करता है, जो कि अपने आप में विरोधाभासी है, कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा हो, विरोधाभासी है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। तुम बाहर निकल जाओ, नेटवर्क नहीं होगा तुम्हारा सही, बाहर से निकल कर फिर से कनेक्ट हो। विरोधाभासी लिखिए, विरोधाभासी। बाकी लोग आवाज जा रहा ना? आवाज जा रही बाबू मेरी? हाँ ठीक है। किसी का नेटवर्क डिस्टर्ब होगा वो फिर से कनेक्ट हो जाए। विरोधाभासी, अपने आप में विरोधाभासी, डिस्टर्ब मत करो मुझे, अपने आप में विरोधाभासी है, अपने आप में विरोधाभासी है। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, कणिका मॉडल के अनुसार प्रकाश का वेग उसके स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। स्रोत के ताप पर निर्भर करता है, परंतु प्रकाश का वेग स्रोत के ताप से स्वतंत्र होता है। स्रोत के ताप से स्वतंत्र होता है।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नीचे से। इस प्रकार कणिका मॉडल बहुत सारी घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण लिखा हुआ बोर्ड पे, व्यतिकरण, विवर्तन, बोर्ड पे लिखा हुआ विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। बाद में हाइगेंस ने अपना प्रकाश का तरंग मॉडल प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर तरंग मॉडल को प्रतिपादित किया, जिसकी सहायता से प्रकाश से संबंधित घटनाएं जो तरंग गुण पर आधारित हैं, की स्पष्ट व्याख्या करता है। स्पष्ट व्याख्या होती है, लिख दीजिएगा, स्पष्ट व्याख्या होती है। इस सिद्धांत से जो इनका हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था, वो तरंग अवधारणा था, उसके आधार पर सबकी व्याख्या होती है। ठीक है, स्पष्ट व्याख्या होती है। पुनः जो गलत अवधारणा बनी हुई थी, कि प्रकाश यदि तरंग है, तब यह निर्वात में भी क्यों चलता है? निर्वात में भी क्यों चलता है? इसको मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करके यह स्पष्ट कर दिया
यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी परिवर्तनशील वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होकर गमन करता है। आज का क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद। संयुक्त